नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में हम अर्थशास्त्र का अध्याय 1 जिसका नाम है विकास, इसके बारे में जानेंगे। यानी कि किसी देश के विकास को, किसी देश में उपस्थित लोगों के विकास को किन दृष्टिकोण से देखा जाता है, कौन से दृष्टिकोण होते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के विकास को मापा जाता है, किस व्यक्ति के लिए किस चीज़ को विकास कहते हैं, सरकार किन चीज़ों को विकास मानती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आज का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय विकास। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। बच्चों अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है लोगों की, उन सबको शामिल किया जाए तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या हुई, वो ढांचा जिसके अंदर सभी लोगों की अर्थव्यवस्था का या सभी लोगों की आर्थिक क्रियाओं का आंकलन किया जाए। अब बात आती है आर्थिक विकास की कि आर्थिक विकास किसे कहा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब बच्चों, मान लो हमारे पूरे देश की जो आय है वो है 100 रुपये और हमारे देश में रहने वाले लोगों की संख्या भी है 100, तो यह 1 यानी कि प्रति व्यक्ति की जो आय है वो कितनी हुई बच्चों, 1 रुपया। तो ये होती है प्रति व्यक्ति आय। अगर ये साल दर साल बढ़ती जा रही है यानी कि आपका विकास साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं विकास की कि विकास क्या है, तो विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। देखो बच्चों होता क्या है, अपने 2 उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहता है, गांव के अंदर रहता है और उसे शहर जाने के लिए पहले 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद वह मुख्य सड़क पर आता है और वहां से वह बस के द्वारा शहर पहुंचता है। अगर उस व्यक्ति के गांव में एक ऐसी लिंक रोड का निर्माण हो जाता है उसके गांव तक, तो जो छोटे व्हीकल्स हैं जैसे कि टेम्पो ऑटो वगैरह जो है बच्चों, तो वो उसके गांव तक जाने लगेंगे। अब उसे 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो वो विकास, एक छोटी सी सड़क बनना ही उसके लिए क्या है बच्चों, विकास है। वहीं यही बात बच्चों यहाँ लिखी गई है। वहीं इसका मतलब अगर दूसरा मैं एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल्ली के बाहरी इलाके के अंदर रहता है, यानी कि उसके घर तक सड़क तो जाती है पर बच्चों उसे रोज अपने ऑफिस जाने के लिए पहले 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। फिर वहां से वो ऑटो में बैठता है और ऑटो में 1 घंटे का सफर करने के बाद वो मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और मेट्रो स्टेशन में मेट्रो में बैठने के बाद वो अपने ऑफिस से पहुंचता है। वही मान लो बच्चों कि मेट्रो की पहुंच उसके घर तक हो जाए, तो फिर वो उस व्यक्ति के लिए विकास होगा। यानी कि सिर्फ सड़क का पहुंचना उस व्यक्ति के लिए विकास नहीं है, जबकि मेट्रो का पहुंचना उस व्यक्ति के लिए विकास है। और हमने पहले एग्जांपल में देखा कि अगर सड़क भी उस गांव तक पहुंच रही थी तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या था, विकास था। तो यही बात मैंने बच्चों आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बताई है कि बस पकड़ने के लिए कैसे जा रहा है और कैसे नहीं जा रहा है। जैसे कि ये दिल्ली राजधानी की बात आ गई बच्चों कि बाहरी सीमा में ये जो बात मैंने आपको बताई है। इसके आगे देखो बच्चों कि जो दोनों उदाहरण हैं ये बताते हैं कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार को विकास के ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचे। यानी कि जो नीतियों का निर्धारण करते हैं जो सरकार है, वो किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचती। वो उन विकास के कार्यों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जिससे ज्यादा जनसंख्या प्रभावित होती है। आय और अन्य लक्ष्य, ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित है। बच्चों राष्ट्रीय विकास का मतलब इन सब चीजों की प्राप्ति हर एक नागरिक को हो तो फिर वो इस जो राष्ट्र है उसका विकास का द्योतक माना जा सकता है। बच्चों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक
कि विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार बच्चों वर्ल्ड बैंक जो है वो हर साल अपने स्तर पे पूरे विश्व के लिए हर एक देश के लिए एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसके अंदर इन्हीं सभी मूल्यों का ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई जाती है और बताया जाता है कि आपका देश विश्व में किस स्थान पर है विकास के दृष्टिकोण से। तो 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में लगभग 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं बच्चों। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जैसे विश्व बैंक एक संस्था है वैसे यूएनडीपी भी एक संस्था है। तो यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। यानी कि यूएनडीपी जो विकास मानता है, इसके जो विकास के जो लक्ष्य हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं लोगों के शैक्षणिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि किस राष्ट्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति यानी कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति कितनी है, स्वास्थ्य के ऊपर उस देश की सरकार ने कितना खर्चा किया है, और प्रति व्यक्ति आय यानी कि उस देश में जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है विकास के लक्ष्य। अब यूएनडीपी के अनुसार ये जो विकास के लक्ष्य यूएनडीपी ने बताए हैं, इन्हीं के अनुसार अगर अपने आगे बढ़े तो पहला जो लक्ष्य है बच्चों वो है प्रति व्यक्ति आय का। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने 100 रुपये पूरे राष्ट्र की आय है और 100 हमारी जनसंख्या है तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई, 1 रुपया। इसी तरह भारत की जितनी पूरी साल की जो आय है उसमें भारत की जनसंख्या का मैं भाग दे दूं तो प्रति साल के अनुसार भारत के व्यक्तियों की आय भी आ जाएगी। तो वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 28,000 रुपये है। अब 28,000 रुपये है यानी कि भारत अभी भी निम्न आय या विकासशील देश है, क्योंकि वहाँ जो मापदंड दिए गए थे उसके अनुसार वो देश जिसकी आय 37,000 या 37,000 से कम है वो विकासशील या निम्न आय वाला देश कहलाता है। अगर प्रति व्यक्ति आय 37,000 से ज़्यादा है तो फिर वो विकसित देश कहलाता है। दूसरा होता है बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि अगर किसी देश को हमने निर्यात भी किया और उससे भी जो हमें पैसा मिला वो भी काउंट होगा। देश के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं, अब चाहे वो परिवहन हो चाहे वो संचार हो, किसी भी माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उनसे जो आय प्राप्त होती है, यानी कि सभी प्रकार की जब मैं आय को मिला लेता हूँ तो बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन इस सभी प्रकार की आय से मैं निर्यात के द्वारा जो आय होती है उसको अगर मैं हटा दूं तो फिर बचता है बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। नाम से स्पष्ट है, घरेलू यानी कि अपने ही घर के अंदर जो उत्पाद हो रहा है उनसे जो आय प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में हमने निर्यात को काउंट नहीं किया। शिशु मृत्यु दर बच्चों, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 बच्चों पर यानी कि जिन्होंने अभी जन्म लिया जो 1 साल से छोटे हैं, मरने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। यानी कि जितने कम बच्चे मरेंगे, अब बच्चे कम मरेंगे यानी कि उस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है यानी कि वो देश उतना ही विकसित या विकासशील देश है। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है, क्योंकि पैमाना बच्चों से देखा जा रहा है स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य सुविधाओं का। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 30.15 है। इससे यह पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, यानी कि प्रति 1000 बच्चों के पीछे 30 बच्चों की लगभग मौत हो जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी के कारण।
पुरुष और महिला का अनुपात। यह आता है बच्चों कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर, पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, यह कहलाता है पुरुष और महिला का अनुपात। अगर बच्चों मैं बात करूं 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं थी। बच्चों 2021 में अब ये बढ़कर 1020 हो चुकी हैं, यानी कि अब भारत के अंदर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। यानी कि अब भारत के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है पुरुषों की अपेक्षा। जन्म के समय संभावित आयु। बच्चों अब ये आती है संभावित आयु का मतलब कि औसत भारत की आयु कितनी है, यानी कि भारत में जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, वो औसत कितने साल तक जीते हैं, महिलाएं जो है वो औसत कितने साल तक जीती हैं, ये सब वहां से पता चलेगा अपने को। तो देखते हैं कि एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु 67 साल थी, यानी कि एवरेज 67 साल की उम्र में भारतीय पुरुष जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो इनकी जो एवरेज आयु है बच्चों वो क्या है, 72 साल, यानी कि एवरेज 72 साल की महिलाएं जो होती हैं, भारतीय महिलाएं जो होती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे देश में व्याप्त जीवन स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश में मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और लोगों की आय अच्छी होती है तो वहां संभावित आयु भी अधिक होती है, यानी कि जो जीने की जो एवरेज आयु है वो ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में वहां एक औसत वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा, यानी कि ये 67 साल से अगर मैं बढ़ाकर ये लगभग 90 और 100 साल के बीच में चला जाएगा। अब बात आती है बच्चों साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर क्या होती है बच्चों, 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है साक्षरता दर के लिए, कि 7 वर्ष से ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये बताता है साक्षरता दर को। कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं, कि 7 वर्ष से ऊपर कितने लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये बनाता है साक्षरता दर को। निवल उपस्थिति। बच्चों ये साक्षरता दर के अंदर एक नया अनुपात है जिसको निवल अनुपस्थिति कहते हैं। तो यह 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत जो होता है वो निवल अनुपात कहलाता है। राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय, यानी कि जो सकल राष्ट्रीय आय थी, यानी कि किसी भी प्रकार की जो आय है जो देश में आ रही है, अब से वो बाहर से निर्यात के जरिए आ रही है, चाहे भारत के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है उनसे आ रही है, चाहे जो जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं जैसे बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, जितनी भी सेवाओं से जो इनकम प्राप्त हो रही है उन सबको जोड़कर बनती है बच्चों राष्ट्रीय आय। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई को बोला जाता है बच्चों बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक निश्चित फॉर्मूला होता है बच्चों, जो कि ये होता है कि आपका वजन किलोग्राम में बटा आपकी हाइट मीटर के अंदर और इसका स्क्वायर। और अगर बच्चों ये 18.5 से भी कम आता है तो बच्चों ये इसका मतलब होता है कि आप कुपोषित है, यानी कि आपको बराबर पोषण नहीं मिल रहा। अगर ये अनुपात लगभग बराबर आता है 25 के या 25 से कम, यानी कि 18.5 से 25 के बीच में रहता है तो आप एकदम फिट है, तंदुरुस्त है। और अगर ये अनुपात 25 से भी ज्यादा आता है तो फिर आप मोटापे से ग्रसित है। ये एक द्योतक होता है बच्चों किसी भी चीज को बताने का। आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जैसे कि सड़कें, रेल, विमान पतन और विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। और अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो जाती हैं, जिससे हर तरफ समृद्धि आती है। मानव विकास सूचकांक, ये बच्चों एक रिपोर्ट है जो हर साल जारी की जाती है, जिनमें साक्षरता दर को, मृत्यु दर को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है।
इसमें देखूं तो आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि एक लिस्ट तैयार की जाती है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। जैसे कि बच्चों आप ये मानव विकास सूचकांक की एक रिपोर्ट देख सकते हो। इसमें संसाधनों का उपयोग के बारे में बता रखा है कि कितना उपयोग होना चाहिए जो विकसित देश करते हैं और विकासशील देश कितना करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी विकसित देशों में क्या है, निम्न है या उच्च है, विकासशील देशों में क्या है, निम्न है या उच्च है। इसी तरह बच्चों कुछ पैमाने यहाँ दिए गए हैं। विकास के जरूरी लक्ष्यों का मिश्रण, कि कौन कौन से लक्षणों को जरूर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है, इनकी बात करेंगे। ऊपर दी गई लिस्ट, यानी कि जो पीछे की जो लिस्ट थी, परिपूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन इस लिस्ट में दिए गए लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और इन लक्ष्यों के द्वारा कई अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और कक्षा 1 से 4 तक निवल उपस्थिति अनुपात। ये घोतक बनता है बच्चों आपके शिक्षा का या विकास के सूचकांक का। इस टेबल में दिए गए आंकड़े विकास के कुछ रोचक पहलुओं को दिखाते हैं। ये आंकड़े विकास के अलग अलग पहलुओं के बीच रिश्ते को दिखाते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पंजाब सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है। आप देख सकते हो बच्चों, प्रति व्यक्ति में पंजाब तो सबसे ऊपर था जबकि बिहार सबसे नीचे था। शिशु मृत्यु दर के मामले में केरल की तुलना में पंजाब की स्थिति खराब है। ये बात आई जब बच्चों शिशु मृत्यु दर की, तो केरल के अंदर सिर्फ 11 है जबकि पंजाब के अंदर ये 49 है। यह पता चलता है कि केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं पंजाब से बेहतर है, यानी कि किसी एक चीज को मापदंड बनाकर आप विकास के रूप में उसे नहीं देख सकते। केरल और पंजाब में अधिकांश बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन बिहार के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत खराब है। यानी कि अब मैं बच्चों की उपस्थिति की बात करूं तो पंजाब में प्रति 100 में से 81 बच्चे, जबकि केरल में 91, जबकि बिहार में सिर्फ 41 बच्चे ही जा पाते हैं। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन 3 राज्यों में केरल सबसे विकसित राज्य है और बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय यही समाप्त होता है। आज के इस अध्याय में हमने विकास के उन मापदंडों के बारे में जाना जो किसी भी देश के विकसित या विकासशील होने के बारे में बताता है। अब हम मिलते हैं अर्थशास्त्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।